हेलो एवरीवन। पिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। आप सभी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग जो है अपना क्लास स्टार्ट कर सकें। आप सभी जल्दी से तो आज हम रिसर्च पढ़ रहे हैं। जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए। 1 मिनट वेट करती हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है, लाइव क्लास अटेंड कीजिए। जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ट्राई कीजिए ज्वाइन हो जाए, और नहीं हुए तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो हम लोग वेरिएबल्स पढ़ रहे थे और हमने अ, अभी से पहले वाले क्लास में सैम्पलिंग के बारे में देखा है। कौन कौन से सैम्पलिंग थे, टेक्निक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके बारे में हमने जाना है। ठीक है, कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं प्लीज बताइए। अब हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिसर्च, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल। फिर टाइप्स ऑफ टूल्स क्या है, रेटिंग स्केल क्या होता है, एटीट्यूड स्केल क्या है, क्वेश्चनियर क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इन्वेंट्री क्या है, फिर टेक्निक्स ऑफ रिसर्च क्या है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड प्रोजेक्शन टेक्निक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे हम लोगों को पढ़ना है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हिंदी में देखेंगे। अनुसंधान के उपकरण क्या है, एक उपकरण की वैधता क्या है, विश्वसनीयता और मानकीकरण क्या है, प्रकार उपकरणों की संख्या क्या है, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, प्रश्नावली, एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट, इसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर इन्वेंट्री क्या है, अनुसंधान की तकनीकें क्या हैं, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रोजेक्टिव तकनीकें। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चल तो हम लोग देखते हैं एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ से देखते हैं टूल्स ऑफ रिसर्च क्या है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टूल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं पढ़ने के लिए? एक बार मैसेज करो, क्या सब रेडी है? नहीं है रेडी? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी के बारे में जानेंगे कि वो क्या है। रिलायबिलिटी का हिंदी क्या होता है, विश्वसनीयता। तो क्या है ये, इसका डेफिनेशन पहले देख लेंगे हम लोग। रिलायबिलिटी रेफर्स टू हाउ कॉन्स्टेंटली ए मेथड और टूल मेजर समथिंग। कौन से मतलब
In other words, it assesses the consistency of results obtained from the same method under similar conditions. मतलब कोई विधि या उपकरण किसी चीज को कितना मतलब लगातार मेजर करता है, विश्वसनीयता, रिलायबल है। कहते हैं ना हम लोग कि वो भरोसेमंद आदमी है, मतलब वो लॉन्ग टर्म तक हमारा भरोसा रखता है, वो किसी भी सिचुएशन में भरोसेमंद ही रहेगा कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो रिलायबिलिटी को भी हम इस तरह से याद कर सकते हैं। विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि कोई विधि या उपकरण किसी चीज को कितनी लगातार मापता है, दूसरे शब्दों में यह समान परिस्थितियों में एक ही विधि से प्राप्त परिणामों की स्थिरता का आकलन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असेसमेंट क्या है। असेसमेंट मतलब आकलन। आकलन हम लोग करते हैं किसी भी चीज का, तो असेसमेंट क्या हो जाएगा? Consistency across time. If the same method yields consistent results when repeated over time, it is considerable. It is considered reliable. फिर कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जर्वर्स का क्या कंसिस्टेंसी है उसके बारे में देखना होता है। फिर कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्ट, तीन चीजें हैं, टाइम है, ऑब्जर्वर्स और डिफरेंट ऑब्जर्वर्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्ट, इसके बारे में यहाँ पे बातें होती है। गुड इवनिंग मनीष, आप आते ही मैसेज करते हो, है ना, अच्छी बात है। समय के साथ संगति, यदि एक ही विधि समय के साथ दोहराए जाने पर लगातार परिणाम देती है। यस मैम, बिल्कुल। उससे क्या होता है कि कौन स्टूडेंट है, क्या है, कौन पढ़ रहा है, समझ आता है। आप कितने लोगों को आप देखोगे ऑनलाइन भी दिखेंगे, बट कुछ मतलब रिस्पॉन्स नहीं रहता है, समझ आया कि नहीं, है कि नहीं। देखो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हम लोग ने इसके पहले वाले क्लास में टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ा, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हम लोग ये टूल्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं। ठीक है मनीष, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए टूल, तो ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, अनुसंधान के उपकरण। तो उसमें अभी हम लोग रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता पढ़ रहे हैं। असेसमेंट देखेंगे, इसमें आकलन कैसे होता है। तो आकलन के लिए तीन चीज है, समय के साथ संगति, समय के साथ है, फिर विभिन्न विभिन्न पर्यवेक्षकों में एक रूपता है, और परीक्षण के विभिन्न भागों में एक रूपता है। तीन चीजें हैं, क्या है? कंसिस्टेंसी अक्रॉस टाइम, टाइम के साथ है कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और डिफरेंट ऑब्जर्वर्स का क्या है कंसिस्टेंसी, उसके बारे में देखना होता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्ट है उसके बारे में देखना होता है। हाँ, तो इसमें क्या है, यदि एक ही विधि समय के साथ दोहराए जाने पर लगातार परिणाम देती है तो इसे विश्वसनीय माना जाता है। मतलब अगर आप दोहरा रहे हैं और सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो विश्वसनीय है, यानी कि रिलायबल है। उसके बाद क्या चीज है, विभिन्न पर्यवेक्षकों में एक रूपता, यानी कि एक ही पद्धति का उपयोग करने वाले एकाधिक पर्यवेक्षकों को समान परिणाम देने चाहिए। अब एक ही जैसा मेथड, मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, कंसिस्टेंसी क्रॉस डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, एक ही मेथड से बना रहा है, एक ही चीज कर रहा है, सेम मेथड से वो लोग कर रहा है, तो सबको सेम रिजल्ट आएगा, सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी इसमें कैसा रहेगा, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द टेस्ट शुड यील्ड कंसिस्टेंट आउटकम्स, मतलब परीक्षण का विभिन्न भागों में सुसंगत परिणाम मिलेगा। ठीक है, एक रूपता होगी, सब कुछ कंसिस्टेंट रहेगा, कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम लोग जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल है। Imagine measuring the temperature of a liquid sample using the same thermometer multiple times under identical conditions. If the thermometer consistently displays the same temperature, the results are reliable. कैसे reliable रहेगा? एक ही मतलब समान परिस्थिति, क्या है इसमें कंडीशन, क्या है कि समान परिस्थिति में एक ही थर्मामीटर का उपयोग करने के बाद क्या होता है, एक तरल का नमूना लेते हैं तो तापमान को कई बार मापने की कल्पना हम लोग करते हैं। ठीक है, एक ही समान परिस्थिति में, और यदि वो थर्मामीटर एक ही टेम्परेचर बार बार दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है, विश्वसनीय है, उस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको फीवर है और आप थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हो और आपका मेजर जो है कंसिस्टेंट आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कम ज्यादा हो, लेकिन अगर वो बता रहे कि सच में फीवर है, अगर आपको हाई फीवर है और यहाँ पे 96 98 पे अटका हो, तो आप समझोगे कि रिलायबल नहीं है थर्मामीटर, है ना।
examiners use a symptom questionnaire to diagnose a patient with long-term medical conditions but provide different diagnosis. It indicates low reliability of the questionnaire as a measure of that condition. मतलब यदि कोई कई डॉक्टर जो है ट्रस्टेड, हाँ बिल्कुल ट्रस्टेड है, दीर्घकालिक चिकित्सा स्थिति वाले रोगी का निदान करने के लिए लक्षण प्रश्नावली का उपयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग निदान प्रदान करते हैं, तो यह स्थिति के मापन के रूप में प्रश्नावली की कम विश्वसनीयता को इंगित करता है। अब ये क्या रिलायबल, क्या सेम रिजल्ट आया, लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। आपका एक ही थर्मामीटर से अगर डॉक्टर एक जो है आपका ले रहे टेम्परेचर, तो आपका आया है 98 डिग्री, ठीक है, दूसरा ले रहे हैं तो आपको 100 बता रहा है, उसी सेम थर्मामीटर से तीसरा ले रहे हैं तुरंत का है, ऐसा नहीं कि टाइम के बाद, तो वो अलग बता रहे थे। इसका मतलब है कि वो थर्मामीटर रिलायबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वैलिडिटी, वैधता। वैधता क्या होती है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ एक्यूरेटली a method measures what it is intended to measure. It assesses whether the results correspond to real properties, characteristics and variations in the physical or social world. क्या है चीजें? वैधता से तात्पर्य यह है कि कोई विधि जो मापने का इरादा रखती है उसे कितनी सटीकता से नापती है। वैधता उसका वैलिड कितनी है, कितनी सटीकता से वो चीजें नापती है। यह आकलन करता है कि क्या परिणाम भौतिक या सामाजिक दुनिया में वास्तविक गुणों, विशेषता और विविधता के अनुरूप हैं। वैलिड कब रहेगा, जब वो एक्यूरेटली मेजर करेगा। मेथड मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, मतलब मापने का इरादा रखती है और सटीकता से मापती है। वैध कब रहेगा, सटीकता से नापेगा। असेसमेंट इसका क्या हम लोग देखेंगे, करस्पॉन्डेंस टू एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज, वैलिड मेथड्स अलाइन विथ एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। और दूसरा क्या है, करस्पॉन्ड्स टू अदर मेजर्स ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। इफ अ मेथड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स कंसिस्टेंट विथ अदर एस्टैब्लिश्ड मेजर्स, इट डेमोन्स्ट्रेट्स वैलिडिटी। जैसे कि स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप में क्या होगा, जो वैध तरीके हैं मौजूदा सिद्धांतों और अवधारणाओं के साथ वो उसको संरेखित करेगा, उसको अलाइन करेगा एक साथ। वैलिड मेथड्स अलाइन विथ एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। हम कोई मैथ्स का को सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक वैलिड मेथड के थ्योरी के थ्रू जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, है ना, जो वैलिड है, जिसको हम बताया जा सकता है कि इसी थ्योरी से इसी मेथड से जो है हम लोग मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है 180 डिग्री इसका है, ठीक है, एक ट्रायंगल हमें देखना है कि कोई भी ट्रायंगल है उसका मेजरमेंट 180 डिग्री है, तो इसका एक पर्टिकुलर मेथड है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। 2-3 मेथड से होता है, लेट करेंगे, हाँ, तो वो उसका क्या है, वैलिड मेथड होने चाहिए, पहला ये चीज है। दूसरा क्या है, वैध तरीका, पहला हुआ। दूसरा क्या है, यदि कोई विधि अन्य स्थापित उपायों के अनुरूप परिणाम उत्पन्न करती है तो वैधता प्रदर्शित करती है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट जो है आ रहा है, अगर इसको अलग अलग तरीके से भी कर रहे हैं तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा स्टैब्लिश हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो वैलिड है। वैलिड मतलब वैध है, उसका नाम से आप याद रखना कि वैध कैसे होगा, जो रिजल्ट शो करेगा, एक्यूरेटली मेजर करेगा, है ना, एग्जिस्ट करेगा, सेम कॉन्सेप्ट लाएगा, ये सारी चीजें आएंगी इसमें। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, वैलिडिटी का। सपोज ए रिसर्च tool claims to measure job satisfaction. High validity means that the tool accurately captures the true level of job satisfaction among individuals. मतलब मान लीजिए कि एक शोध उपकरण कार्य संतुष्टि को मापने का दावा करता है। उच्च वैधता का मतलब है उपकरण व्यक्तियों के बीच नौकरी की संतुष्टि के वास्तविक स्तर को सटीक रूप से पकड़ लेता है। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है उसके बारे में हमें बातें करनी है। हमें मेजर करना है कि जॉब सेटिस्फैक्शन कैसा है। टूल हम लोग रिसर्च टूल से क्लेम करेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन हम लोग कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में मेजरमेंट करना है।
तो उसमें वैलिडिटी अगर अच्छा हुआ तो क्या होगा, टूल एक्यूरेटली आपका कैप्चर करेगा कि आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है कि क्या है, वो एक्यूरेटली आपको बताएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, टैब से रिसीव कर लो जा। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब मानकीकरण। मानकीकरण क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। स्टैंडर्ड मीन्स होता है मानक, और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है मानकीकरण। डेफिनेशन इसका है, स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स ensuring uniformity and consistency in the administration and scoring of research tools. It minimizes variations due to factors other than what the tool intends to measure. मतलब मानकीकरण में प्रशासन में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करना होता है। मानक कैसे होगा, किसी भी चीज को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं ना, कि स्टैंडर्ड इसका वैल्यू लेंथ, जैसे ऐसा यूनिट है उसको स्टैंडर्ड मानते हैं। लेंथ को हम लोग किससे मापेंगे, मीटर से मापेंगे। टाइम को सेकंड में मापेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड है। मतलब ये एक रूपता है, कंसिस्टेंट है, और स्थिरता स्थिरता सुनिश्चित करना, और अनुसंधान उपकरणों की स्कोरिंग शामिल है इसमें। मास को हम लोग कैसे करेंगे, मास को मतलब वजन को हम लोग केजी में करते हैं, तो ये सब फिक्स्ड है। इसका भी स्टोरी है ना, कि पहले लेंथ कैसे नापते थे, तो सब अपना हाथ का मतलब क्या इसको हाथ जो कहेंगे, केहनी से नीचे वाला, उसको लेके अपना एक एक मीटर कपड़ा ऐसे करके नापते थे। लेकिन क्या होता था कि सभी लोगों की जो हाथ की, या मान लो कि उंगली पाम की जो है अंगूठा है, तो उसी का जो है हथेली, उसका मेजरमेंट अलग होगा। बच्चे का हथेली का साइज अलग होगा, बड़े का साइज अलग होगा। तो क्या है, एक रूपता उसमें नहीं आती थी। तो एक रूपता नहीं होता था तो स्टैंडर्ड नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ कंट्री ने क्या किया, तो कुछ और मानक रखा। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। हाँ, अंजुली से। यूनिट एंड डायमेंशन आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि, इसकी लंबी कहानी है। उसके बाद क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड यूनिट को एसआई मतलब उसको स्टैंडर्ड माना गया, कि हम लोग लेंथ को मीटर में ही मानेंगे, वजन जो है उसको केजी में मापेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। उसका एक फिक्स्ड वैल्यू है, चाहे आप यहाँ मापो, बंगाल में नापो, यूपी में नापो, अमेरिका में नापो, आपको लेंथ 1 मीटर वही मिलेगा। 100 सेंटीमीटर ही होगा, 99 सेंटीमीटर नहीं होगा। अगर आपको 99 सेंटीमीटर देगा, तो जो दे रहा है वो चीटिंग कर रहा है। तो वो क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। क्लियर है। इसका क्या वैल्यू है, वैल्यू के बारे में देखेंगे। महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स अलाउ रिसर्चर्स टू कंपेयर रिजल्ट्स अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशंस, स्टडीज और टाइम पॉइंट्स। कंपैरिजन हम लोग करते हैं। enhances reliability and validity, consistent administration ensures reliable and valid measurements। क्या है ये, एवरीवेयर वन मेजरमेंट, बिल्कुल। तो तुलना क्या है, इसका तुलना की सुविधा प्रदान करता है। स्टैंडर्ड है तो हम लोग इसे कंपैरिजन कर सकते हैं ना, कि मीटर किससे अच्छा है या मीटर खराब है, अगर हम 1 मीटर कपड़ा ले रहे हैं तो। मानकीकृत उपकरण शोधकर्ताओं को विभिन्न आबादी, अध्ययन या समय बिंदुओं के परिणामों की तुलना करने की अनुमति देते हैं। फिर विश्वसनीयता और वैधता ये बढ़ाता है, रिलायबिलिटी बढ़ाता है, और वैलिडिटी भी बढ़ाता है। तो ये सब हो गया स्टैंडर्डाइजेशन का इम्पोर्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Standardized psychological tests such as IQ tests or personality assessments follow specific guidelines for administration and scoring। हम लोगों ने यूनिट 3 में पढ़ा है, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा है, आईक्यू टेस्ट के बारे में पढ़ा है, आईक्यू स्कोर के बारे में पढ़ा है ना। तो उसमें बताया गया था ना कि बुद्धि लब्धि पर्टिकुलर से कम होगी तो उसको किस श्रेणी में बांटेंगे, पर्टिकुलर से ज्यादा होगी तो उसको किस में बांधेंगे, अगर इक्वल हो जाएगी तो किस में बांटेंगे। तो ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसमें। तो इसमें क्या है, आईक्यू परीक्षण या व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रशासन और स्कोरिंग के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। याद आया आप लोगों को। फिर इन सर्वे रिसर्च स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर इंश्योर दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स रिसीव द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस इन द सेम ऑर्डर। सर्वे रिसर्च में स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर में क्या होता है कि सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम ऑर्डर में मिलेगा, मतलब वो स्टैंडर्ड है, मानक है।
चीटिंग कहीं नहीं होगा। अब क्वेश्चन पेपर का देख लो, आप एग्जाम दोगे यूजीसी नेट का, है ना? कुछ ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले हैं उनका अलग से सेट बनाया जाएगा या दूसरे स्टेट के हैं उनका अलग से सेट बनाया जाएगा, तो ऐसी बातें उसमें नहीं आती हैं। इंटरनेट कुछ इशू है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ें। क्लियर है, बताइए। हाँ, एक रूल हो गई। एक मिनट। अब तब तक क्वेश्चनर देखिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चनेयर। ठीक है, प्रेजेंट है सब?
हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा है? टूल्स ऑफ रिसर्च पढ़ा है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, उसके बाद पढ़ा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल पढ़ा है, टाइप्स ऑफ टूल्स में हम लोग रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, क्वेश्चनेयर, ये सब पढ़ना। टाइप्स ऑफ टूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ टूल्स पढ़ते हैं। इसेंशियल टूल्स जो हैं उसमें क्या है? पहला है क्वेश्चनेयर, मतलब प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या होता है? एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनाया, उसको हमने सर्कुलेट किया गूगल फॉर्म बना के, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो, और उसके बाद उसको व्हाट्सएप से ईमेल करके सबको सर्कुलेट किया। उससे क्या मिलता है? क्वेश्चनेयर से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। यस मैम, प्रेजेंट। वेरी गुड मनीष। तो इसमें क्या है? स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। क्वेश्चनेयर तो आप लोग जान रहे होंगे, किसी भी चीज का आपको दे देगा। आप कहीं खाने जाओ तो आपको 5 क्वेश्चन दे देगा, आपको यहाँ का अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप उसको कितना रेटिंग स्केल में कितना देंगे, वैल्यू 1 से 5 तक में। उसके बाद बोलेगा आप क्या चाहते हैं इसमें सुधारें, उसके बाद आपको इसमें से सबसे अच्छा रेस्टोरेंट में क्या लगा, ऐसा करके आपको नहीं फॉर्म दे देगा, स्कैनर आप जैसे स्कैन करोगे तो एक होता है फीडबैक फॉर्म या जो भी है, तो उस समय वो भी एक टाइप का क्वेश्चनेयर ही है ना। उससे वो लोग क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे है, हेल्थ असेसमेंट्स है, सोशल रिसर्च क्वेश्चनेयर्स है। तो ये क्या बताते हैं? ओपिनियन बताता है, एटीट्यूड्स बताता है, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीजें बताता है। कहाँ यूज होता है? सर्वे में, इंटरव्यू में, डेटा कलेक्शन में। तो सिंपल आप समझ रहे हैं क्वेश्चनेयर का यूज कहाँ होता है। क्लियर है क्वेश्चनेयर? कुछ पूछना है इसमें तो आगे बढ़े। बहुत सारा क्वेश्चन बना के रिसर्च करते हैं ना। आप लोगों ने सिनॉप्सिस जो बनाया होगा, उसके बाद आपने रिसर्च किया होगा, ठीक है? सिनॉप्सिस बनाने के बाद आप लोग क्वेश्चनेयर सर्कुलेट करते होंगे, क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। तो उसके बाद जो है हम लोग रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं दर्जा पैमाने। रेटिंग देते हैं ना हम लोग, आपको रेस्टोरेंट में कितना अच्छा लगा, या आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन का सर्विस कितना पसंद है, आपको डिलीवरी पार्टनर जो डिलीवरी करने आया पर्सन, उसका आप रेटिंग स्केल में कितना देते हैं? कस्टमर केयर में फोन फोन लगाओ तो आपको फीडबैक फॉर्म दे देगा फटाक से। हाँ, कुछ भी इंक्वायरी आप करने बोलेगा, आप रेटिंग स्केल में उसको कितना रेटिंग देते हैं? तो 1 2 को खराब मानते, 3 को थोड़ा सा अच्छा, 4 को अच्छा, 5 को बहुत अच्छा मानता है। अगर हम रेटिंग स्केल में उसको दे, या 10 तक भी होता है। आ गया कनेक्शन, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हैं। तो रेटिंग स्केल क्या है? ये एक टूल है दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। डिग्री इसमें मेजर होता है, जो किसी की विशेषता या गुणवत्ता की डिग्री को मापता है। रिस्पोंडेंट्स रेट आइटम्स ऑन ए न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल ये समझ आया? 1 to 5 वाला एग्जाम्पल जो बताई हूँ, या 1 to 10 रहता है रेटिंग स्केल में, आप कैसा देंगे? अब फिलर फॉर्म में आपका जो एजुकेशन का क्लास हो रहा है, उसको रेटिंग स्केल में आप कितना मार्क्स देंगे? 1 to 10 नंबर है, तो उसमें आप कितना मार्क्स देंगे कि क्लास समझ आता है कि नहीं, उसको कितने कितने मार्क्स देंगे? बताओ रेटिंग स्केल में। ऑनेस्ट रिप्लाई होना चाहिए, ठीक है? फिर है कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशंस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। मतलब 10 स्टार है तो 10 स्टार में आप कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 10 की बात हो रही है यहाँ पे। 5 स्टार, हाँ यहाँ पे 1 to 5 में 5 स्टार है। और अगर 10 स्टार देंगे तो, अगर 100 नंबर है 10 स्टार, तो 10 स्टार में आप कितना मार्क्स देंगे? 10 स्टार में 10 आउट ऑफ 10। वाह, थैंक यू। आप लोगों का प्यार, सहयोग, रिस्पॉन्स ऐसा ही बना रहे। और इसमें यही है, एक 10 वाला भी होता है, एक 1 to 5 वाला भी होता है।
तो अगर 5 स्टार, अगर मैं बोली कि 1 to 5 में आप कितना दोगे, तो 5 में 5 दोगे तो वो भी 100% हो जाता है ना। 10 स्टार, सब तो 10 स्टार ही दे रहे हैं। कमाल की टीचर हो आप, वाह, थैंक यू। कोई 9 स्टार वाले भी आओ भाई। कितने तो अभी देख रही हो, एक दो ज्वाइन करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। चलिए, फिर ये रेटिंग स्केल समझ आ गया। एग्जाम्पल्स रेटिंग स्केल में क्या है, लिकार्ट स्केल्स है, विजुअल एनालॉग स्केल्स है, स्टार रेटिंग्स है। ठीक है, रेटिंग स्केल का ये, इसका आप मोर डिटेल्स देख सकते हैं, लिकार्ट वाला, लाइकार्ट या लिकार्ट स्केल। मेरी फेवरेट मैम, वाह, थैंक यू सायंतनी, मनीष। सुबह से इतना बोली हूँ कि एनर्जी नहीं आ रहा है बोलने का। अब लिकार्ट स्केल में क्या है, जैसे ये 5 पॉइंट स्केल होता है, ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आप सुन लो इसको। जैसे 1 to 5 है ना, तो लिकार्ट स्केल में 5 पॉइंट होता है। जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आप 1 to 5 में क्या रेटिंग दोगे, 1 2 3 4 5। आपका अमेजोन का डिलीवरी आया, कोई सामान आया, तो बोलेगा 1 to 5 स्केल में आप क्या इसको देंगे। इसमें क्या हो सकता है, 1 में मतलब होता है वेरी डिससेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी, बहुत खराब एक्सपीरियंस है। 2 भी नेगेटिव ही माना जाता है, डिससेटिस्फाइड। थर्ड न्यूट्रल होता है, क्योंकि बीच में है ना, इधर है ना उधर है, ठीक है, ठीक ठाक, नीदर डिससेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड। 4 है कि सेटिस्फाइड है, और 5 क्या है कि बहुत सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इसी तरह से लिकार्ट स्केल में इसका रेटिंग किया जाता है। क्लियर है लिकार्ट स्केल? क्लियर है ये? अब विजुअल एनालॉग स्केल क्या होता है, जो विजिबल होता है, ठीक है। अब उसको भी बताती हूँ, ये समझ आया कि नहीं बताइए मुझे। स्केल बोलेंगे। हाँ, क्लियर है। अब मैं बता रही हूँ इसमें लिकार्ट स्केल बताई मैं, अब बता रही हूँ विजुअल एनालॉग स्केल। तो विजुअल मतलब वो दिखेगा, तो ये कैसा होगा कि जो चीजें यहाँ पे रेटिंग स्केल में 1 2 3 4 5 नंबरिंग है, तो वो आपका ऐसा रहेगा। मान लो कि एक ऐसा लाइन है, बोलेंगे कि ये जो फिलर फॉर्म ऐप है, वो काफी, उसमें जो क्लासेस होती है काफी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन कुछ डाल दिया, ठीक है, तो इसमें देंगे एक यहाँ पे बना रहेगा 1 2 3 4 5। तो ये इसका मतलब क्या है, स्ट्रांगली एग्री, इसका मतलब रहेगा, इसका मतलब है एग्री, मतलब ये 5 स्टार की जगह यहाँ पे ये ऐसा फिगर बना दिया, ये 4 की जगह एग्री हो गया। ये थर्ड वाला जो बीच वाला, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये डिसएग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली डिसएग्री, नेगेटिव। 1 स्केल जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, तो ये समझ लो कि 1 2 3 4 5। तो रेटिंग स्केल ये 1 2 3 4 5 ना लिख के ये ऐसे करके अप्रूव देगा। मान लो आपको 4 स्टार देना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे, ऐसे करके कुछ तो ऐसा बटन करोगे, तो रेड बटन इसका हो जाएगा, तो एग्री हो जाओगे, या 5 पे रहेगा तो ऐसे करके एग्री हो जाएगा। तो जो विजुअल दिख रहा है, क्लियर है ये? विजुअल स्केल, यस, विजुअल स्केल क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे स्टार रेटिंग्स। अब इसमें होता है ना, कोई टीचर है या कोई भी चीज है, या फ्रिज लो तो बोला जाएगा आपका फ्रिज 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, कि 3.5 स्टार है। तो स्टार बना रहता है पर्टिकुलर, ऐसे येलो कलर का देखोगे, ऐसे करके 1 2 3 4 5, ऐसे करके स्टार बना रहता है। इसमें जैसा आपको रेटिंग लगे वैसा आप स्टार उसको मार्क करते हैं।
तो ये भी क्या है, एक तरह से क्वेश्चनेयर है ना, रेटिंग स्केल क्वेश्चन ही, आप कितना स्केल इसमें, कितना आप इसको मार्क्स दे रहे हैं। क्लियर 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 है मैम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर में। जो हमारा प्रश्नावली है उसका प्रकार कितना है, कितने हैं अभी तक? एक मिनट, तो बहुत है भाई। प्रश्नावली के टाइप्स क्या क्या आएंगे, उसको हम लोग मापते हैं कैसे? स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड क्वेश्चनर एक मापते हैं, और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड को हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है हमारा, इसमें स्ट्रक्चर्ड में स्ट्रक्चर पहले से बना होता है। स्ट्रक्चर पहले से बना होता है मतलब उसका सारा क्वेश्चन जो है पहले से डिसाइडेड रहता है, पहले से दिया हुआ रहता है, फीड किया हुआ रहता है, उसको आपको आंसर करना रहता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन होता है, ये सब प्रश्न सभी उत्तरदाताओं के लिए समान होते हैं। फिर सभी उत्तरदाताओं के लिए प्रश्न एक ही भाषा में और एक ही क्रम में होता है, सीक्वेंस भी उसका एक ही होता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर में क्या होता है, रिस्पोंडेंट्स हैज द फ्रीडम, उसमें फ्रीडम होता है। ठीक है, जैसे आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ दिया क्वेश्चनेयर में कि आप फिलर फॉर्म ऐप से सेटिस्फाइड हैं कैसे, या फिलर फॉर्म ऐप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, सबका आंसर उसमें अलग अलग आएगा, आएगा ना? वो सबके लिए क्या है, उसका आंसर अलग आएगा, कोई इसको पॉजिटिवली लेगा, कोई नेगेटिवली लेगा। तो इस तरह से इसके दो टाइप्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे एटीट्यूड स्केल, इसको हिंदी में कहते हैं मनोवृत्ति पैमाना। मनोवृत्ति पैमाना क्या है, एक्सेसेस इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स बिलीव्स और फीलिंग्स टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक टॉपिक, किसी विशिष्ट विषय के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण, विश्वास या भावनाओं का ये आकलन करता है। एटीट्यूड स्केल टिपिकली इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, ये आमतौर पर इसमें कथनों या प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल होती है। ठीक है, और क्या है, हेल्प्स रिसर्चर्स अंडरस्टैंड प्रेफरेंसेस, बायस्ड एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस, ये सब उसमें हेल्प करता है रिसर्चर को। और क्या है, एग्जांपल्स इंक्लूड द सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल एंड द थर्स्टन एटीट्यूड स्केल। अब इसको देख लेंगे, एटीट्यूड स्केल में देखना है, इसको समझना है, सिमेंटिक और थर्स्टन एटीट्यूड स्केल। चलो 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए। मनीष बताइए कुछ आप। सायंतनी, यस मैम, कुछ बोलिए। चलिए अब इसमें बताती हूँ मैं। एटीट्यूड स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है, अब इसमें क्या है, ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल लिकार्ट स्केल की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, सिमेंटिक में मान लो एक तराजू है, उसका दो ही पल रहेगा, या तो आप किसी से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, यस या नो या जो भी है, या तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं फिलर फॉर्म से सेटिस्फाइड हूँ, या बोलेंगे नो ये नहीं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, इसमें दो ही ऑप्शन आएगा। लेकिन ये लिकार्ट स्केल में क्या डिफरेंस है, लिकार्ट में क्या होता है, इसमें रेटिंग स्केल भी देखो ना, 1 2 3 4 5 सब है, या तो स्ट्रांगली इससे एग्री है, स्ट्रांगली
स्ट्रांगली डिसएग्री है, एक बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है, बहुत पसंद है, और एक न्यूट्रल भी होता है। हाँ ठीक है, ना पसंद है, ना ज्यादा पसंद है, ना कम पसंद है, ठीक है, न्यूट्रल है। क्लियर है? क्योंकि काफी क्लास मेरी लीव है, मार्गदर्शन करते रहिए इसी तरह से। यस मैम, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मार्गदर्शन हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी, है ना। ये समझ आ गया आप लोगों को? अब हम लोग देखेंगे थ्रस्टन एटीट्यूड स्केल, ठीक है? किसी को पता है कुछ थ्रस्टन के बारे में? बताइए। थर्स्टन के एटीट्यूड स्केल क्या होता है कि इसमें बहुत, थोड़ा मत समझो कि डिस्क्राइब करके दिया रहता है। अब कैसे डिस्क्राइब करके दिया रहता है? आ गया, मैम की जय हो, ऑल क्लियर है, 11 होता है, थैंक यू। चलिए, तो इसमें क्या है, थर्स्टन वाला में क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ठीक है? 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा स्टेटमेंट है, कुछ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एग्री, डिसएग्री। मतलब वो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का एग्री डिसएग्री आ गया ऑप्शन। और क्या आ जाएगा? अच्छा, थर्स्टन स्केल का दूसरा नाम क्या है बताइए? इक्वल अपियरिंग इंटरवल स्केल, इसको ये भी कहते हैं, इक्वल अपियरिंग इंटरवल स्केल। तो इसमें मान लो कि पहला क्वेश्चन है मेरा रहेगा कि अगर ऑनलाइन क्लासेस आर यूजफुल, अगर मैंने कोई क्वेश्चनेयर बनाया बच्चों के लिए, तो मैं बोलूंगी कि ऑनलाइन क्लास जो है वो यूजफुल होता है। तो कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा से मैं क्वेश्चनेयर फिल करा रही हूँ, तो वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल यूजफुल होता है, तो वो एग्री बोलेगा, ठीक है? और ये फॉर्म सेम 4 5 क्वेश्चन में सभी को सर्कुलेट करूंगी। अब दूसरे बच्चे क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऑनलाइन क्लास, मैं पूछूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस आर यूजफुल, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो बोलेंगे डिसएग्री, वो उससे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनका व्यू पॉइंट रहेगा कि ऑनलाइन क्लास करने से क्या होता है, लोग भटक जाते हैं, इधर उधर टाइम पास करने लगते हैं, नेट सर्फिंग करने लगते हैं। इसी तरह से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो ऑनलाइन क्लास है वो गूगल मीट से अच्छा है कि खराब है, तो इसमें कोई एग्री कहेंगे, कोई डिसएग्री कहेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके 4 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये थर्स्टन स्केल ये चीज है। क्लियर है? इक्वल अपियरिंग स्केल, ट्रैक फॉर बिहेवियर। हाँ, तो इसमें सबका अलग अलग हो जाएगा, जिसको जैसा सही लगेगा, मतलब हर क्वेश्चन का अलग आंसर दे सकते, एग्रीगेट आंसर नहीं दे सकते पांचों मिला के, इसका हर क्वेश्चन का अलग अलग इंडिविजुअल आंसर है। रिस्पॉन्स बिहेवियर आ रहा है ना, हर किसी का रिस्पॉन्स बिहेवियर आ रहा है, इसमें अलग अलग है। चलिए, Thurston scale is defined as a undimensional scale that used to track response behavior, बिल्कुल। नेक्स्ट अब देखते हैं टेस्ट्स। टेस्ट्स कौन कौन से हैं? मनोवृत्ति पैमाना, क्या है ये? इवेल्युएट स्पेसिफिक एबिलिटीज, स्किल्स और नॉलेज, क्या है टेस्ट? ये ये रॉन्ग है, ये वाला रिपीटेड हो गया। चलो यहाँ से बताती हूँ। टेस्ट क्या है? इवेल्युएट स्पेसिफिक एबिलिटीज, स्किल्स और नॉलेज। हम लोग टेस्ट लेते हैं, समझो, तो इससे क्या होता है, हम लोग किसी की एबिलिटी को, किसी के स्किल को, किसी के नॉलेज को समझते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है?
किसमें होता है यूज, किसमें होता है यूज? इन एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड एम्प्लॉयमेंट सेटिंग्स, सभी में ये यूज होता है। अब टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? एक अचीवमेंट टेस्ट है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटरेस्ट, इन्वेंटरीज है। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है? मेजर व्हाट ए पर्सन हैज लर्नड, एग्जांपल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स इन स्कूल्स। अचीवमेंट टेस्ट अचीव किए हम लोग, हाँ, क्लास 10th आपने पास किया तो अचीवमेंट आपका हुआ कि आप क्लास 10th को पास कर गए हैं, तो आप क्या हुआ? तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट था, आपने क्या सीखा है, आपके पास एक रिजल्ट है। तो मेजर व्हाट ए पर्सन हैज लर्नड क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन स्कूल्स। अचीवमेंट टेस्ट आपका वो हो गया। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? प्रिडिक्ट ए पर्सन्स पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स और परफॉर्म वेल इन ए स्पेसिफिक एरिया। सैट, जीआरई, जीआरई बताए ना मैंने, एप्टीट्यूड टेस्ट। जीआरई क्या है? टफेस्ट एग्जाम्पल है जीआरई। इसमें फॉरेन में जाके आप पीएचडी कर सकते हो, पीजी करते हो इसमें, हाँ, यूएसए ये सब सभी जगह। तो जीआरई स्कोर के बेस्ड पे आपको होता है। जीआरई टफेस्ट एग्जाम है, या यूपीएससी का एग्जाम दिया, ठीक है, कैट निकाला, तो ये सब क्या एप्टीट्यूड टेस्ट है। बैंकिंग का एग्जाम दिया, तो ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। फिर इंटेलिजेंट टेस्ट क्या है? एक्सेस कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट, कौन कितना इंटेलिजेंस है, तो आईक्यू टेस्ट होता है। फिर हमें बुद्धि लब्धि पता चलती है कि किसका क्या बुद्धि लब्धि है। फिर इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, मतलब एक्सप्लोर एन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे करियर जो है, करियर इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, उसके बारे में किसका क्या, किस पर्टिकुलर चीज में क्या इंटरेस्ट, अपना करियर बनाने में कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट ले जा रही है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट अब अलग से दिया है टॉपिक इन्वेंटरी। ठीक है, इन्वेंटरी मतलब भंडार। यहाँ भी इन्वेंटरी हमने देखा। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, जिसका जिसमें इंटरेस्ट रहेगा वैसी बातें होंगी। यस मैम, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन्वेंटरी में क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम्स, एसेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। लिस्ट है क्या है? वस्तुओं, संपत्तियों या विशेषताओं की एक व्यापक सूची या रिकॉर्ड है। भंडार में क्या क्या हो सकता है? सोना, चांदी, हाँ, अन्न हो सकता है। वैसे क्या है ये जो लिस्ट की बात हो रही, तो रिकॉर्ड में क्या क्या होगा? आइटम होगा, एसेट्स होगा, उसके गुण होंगे। इसके भंडार से आप याद रखो ना, उसमें क्या होगा? हर कुछ का स्टोरेज होगा ना, रिकॉर्ड होगा। Inventories can be physical example stock inventories और psychological example personality inventories। भंडार फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। Examples include the big five personality inventory at the and the big depression inventory। इसका एग्जाम्पल क्या है? बिग फाइव पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, बिग फाइव पर्सनैलिटी का भंडार उसके बारे में है, या बिग डिप्रेशन इन्वेंट्री जो ये है, जो साइकोलॉजी साइंस नहीं है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है ये चीज, तो वो सब इसमें आएगा। किसी भी भंडार के बारे में बातें की जाए वो आएगी इसमें। क्लियर है? अब क्या बचा? तो हमने ये सब यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये टेक्निक्स अब हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, रिसर्च टेक्निक्स में हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? अवलोकन। अवलोकन में हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, कैसे कोई भी घटना को देखते हैं। हाँ, ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर्स, इवेंट्स और फिनोमेना। किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली देखते हैं, रिकॉर्ड किए इवेंट्स को, घटना को, फिनोमेना को, और क्या है? व्यवहार घटनाओं या परिघटनाओं को व्यवस्थित व्यवस्थित रूप से देखना और रिकॉर्ड करना शामिल है। और इसमें क्या, रिसर्चर्स रिमेन अनऑब्स्ट्रसिव एंड डू नॉट डायरेक्टली इंटरफेयर विद द सब्जेक्ट। डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर नहीं करते सब्जेक्ट में, कि मैंने तुम्हें देखा कि तुमने पॉकेट से पैसा निकाला, इसका मतलब तुम चोरी ही कर रहा था। कंक्लूजन उसको टाइम लगेगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक उसको रिसर्च का एक मान सकते हैं टूल्स, लेकिन उस पर डायरेक्टली वो
ये नहीं है, हस्तक्षेप सीधा नहीं करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए रिच कंटेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इन इट्स नेचुरल सेटिंग्स। रिच कंटेक्स्ट प्रदान करता है, समृद्ध संदर्भ ये प्रदान करता है। ये रहा ऑब्जर्वेशन की बात। अब ऑब्जर्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं? With respect to an investigator's role, observation may be participant observation, non-participant observation. Investigators मतलब अन्वेषक, एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग अन्वेषक होता है ना, ऑब्जर्व करता है आपको एग्जाम देने गए तो, या इंटरव्यू के टाइम में, मान लो एग्जाम देने गए तो क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा कैसे डिवीजन होता है? दूसरा है विथ रिस्पेक्ट टू द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको दो तरह से बांटा गया है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एक डायरेक्टली आपको देख रहे हैं और दूसरा कैसे होगा, इनडायरेक्टली देखेंगे, आपके बिहेवियर के अलावा आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी देखा जाएगा, वगैरह वगैरह इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तीसरा है विथ रेफरेंस टू द कंट्रोल ऑन द सिस्टम टू बी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। कंट्रोल ऑफ द सिस्टम में, कंट्रोल ऑफ द सिस्टम के हिसाब से ऑब्जर्वेशन कितने टाइप का है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा और दूसरा अनकंट्रोल्ड। एक ऑब्जर्वेशन पे कंट्रोल है, दूसरा ऑब्जर्वेशन पे कंट्रोल नहीं है। ये सारे टाइप्स रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड क्या होगा, प्री डिटरमाइंड प्लान रहेंगे, रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर, उसकी बातें होगी। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, उसमें विदाउट ए फिक्स्ड प्लान, स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, उसमें फिक्स्ड प्लान नहीं रहेगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है ऑब्जर्वेशन का, हाई इकोलॉजिकली वैलिडिटी है, रिच डेटा है, मतलब उच्च पारिस्थितिकी वैधता है, समृद्ध डेटा है, क्या है, कैसा है, वास्तविक दुनिया के व्यवहार को दर्शाएगा, बारीकी और संदर्भ को पकड़ता है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या होगा, ऑब्जर्वर बायस हो जाता है, इसमें इंटरप्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है, मैं इन्फ्लुएंस डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में इसमें इन्फ्लुएंस होता है, अलग बायस हो जाता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है किसी को ऑब्जर्व करने में। फिर डिसएडवांटेजेस है, फिर इंट्रूसिवनेस है, सब्जेक्ट्स में ऑल्टर बिहेवियर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन के कारण विषय व्यवहार बदल सकता है ना। अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी लाइव क्लास चल रही है, आप अच्छे से समझ रहे हो, कोई आपको ऑब्जर्व करने आ जाए, आपके घर के ही लोग आ जाए सामने, आपको घूर के ऐसे बैठ के देखने लगे, देखिए तुम क्या पढ़ते हो, तो आपको बहुत ऐसा लगेगा, अजीब सा लगने लगेगा, मतलब आप क्या उसको कहते हैं, नेचुरल आपका बिहेवियर नहीं हो पाएगा, और आपका क्या है कि आपकी जो पढ़ने का तरीका वो विषय व्यवहार वो बदल सकता है ना, व्यवहार आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं इंटरव्यू के बारे में, हम लोग देखते हैं इंटरव्यू जो हम लोग लेते हैं तो उसके क्या क्या प्रकार है। इंटरव्यू का क्या है, स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्टिव इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है, फोकस्ड इंटरव्यू है, क्लिनिकल इंटरव्यू है, डेप्थ इंटरव्यू है। तो ये सब जो है इंटरव्यूज के टाइप्स हैं। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यूज इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव कन्वर्सेशंस बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर एंड रिस्पोंडेंट्स। हम लोग जो कोई एग्जाम क्रैक करते हैं, पीटी मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, दूसरा रिस्पोंडेंट्स होता है, सामने बैठे हो, आपको 4-5 लोग बैठ के उस पैनल में देखते रहते हैं, यहाँ बैठे रहते हो, ठीक है। यहाँ आपके एक कोई साइकोलॉजिस्ट है, आपके बिहेवियर को देख रहा है, कोई आपका कुछ देख रहा है, ऐसे 5 लोग हैं, पांचों पांचों अलग चीज को नोटिस करते हैं ना। तो क्या है, डायरेक्ट और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, उसमें क्या है, फॉलोज अ डिटेल्ड शेड्यूल विद फिक्स्ड क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चंस फिक्स्ड होता है, डिटेल्ड शेड्यूल होता है। दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, उसमें कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं होता है। फिर फोकस्ड इंटरव्यू है, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, एक्सप्लोर्स रिस्पोंडेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस, ये सारी चीजें इसमें आएंगी साक्षात्कार में। और जरा यहाँ देख लेते हैं, चलिए ये हो गया है। क्लिनिकल देखते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होता है। While a focused interview is concerned with effects of a specific experience, clinical interviews are concerned with broad underlying
feelings or motivations or the course of the individual's life experiences with reference to the research study. It encourages the interview to share his experience freely. अब देखोगे ना ये पर्सनालिटी ट्रेट्स उसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे साइंस में आप पढ़ती होंगी, वन कन्वर्सेशन बिटवीन एन इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू। हाँ, तो उसमें है ना कि आप प्राइवेसी रखते हुए किसी का कोई ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसा है, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, तो उस पर आपको ट्रस्ट रखना है, जो भी बातें मन की बातें बताओ, तो उसमें भी एक इंटरव्यू एक प्रोसेस होता है। पर्सनालिटी में मैंने ये बताया है। फिर डेप्थ इंटरव्यू है, उसमें क्या है, व्यक्ति और विशेषकर उनकी राय के बारे में गहन डेटा एकत्रित करना कि कोई भी आदमी उसका क्या राय है लाइफ के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। तो ये हो गया डेप्थ इंटरव्यू। तो ये सारे इंटरव्यू के टाइप्स थे। एडवांटेजेस क्या है इंटरव्यू के, कलेक्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ डेटा फ्रॉम डेमोग्राफिक्स टू पर्सनल ओपिनियंस। बहुत तरह के डेटा को कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू में। आप एग्जाम क्वालिफाई करके जाओ इंटरव्यू लेने, तो आपके पर्सनल प्रोफेशनल एवरीथिंग पूछते हैं वो, है ना। इफेक्टिव फॉर लेस एडुकेटेड और इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स, कम शिक्षित या अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए प्रभावी है, इफेक्टिव है। इंटरव्यू में औकात पता चल जाता है, कौन कितना पानी में है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर्स पूछा गया, सब कुछ क्लियर हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स इंटेंसिव है। टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय बहुत लगता है, 30-40 मिनट। अगर अच्छा इंटरव्यू यूपीएससी का ही चलता है तो कितना होता है, संसाधन गहन है। पोटेंशियल फॉर इंटरव्यूअर बायस, साक्षात्कर्ता की पूर्वाग्रह की संभावना होती है। ये क्या है, मान लो कि कोई हिंदी मीडियम से गया है यूपीएससी का एग्जाम देने और पैनल में सब इंग्लिश मीडियम वाले बैठे हुए हैं, तो बोलेंगे हिंदी मीडियम वाला तो एकदम बेकार है, उसको क्या आएगा, ये कहीं बोल नहीं सकता है सेंटेंस, ये तो बेकार है। मतलब वो जो इंटरव्यू का जो मेंटेलिटी रहेगा, साक्षात्कार करता जो है, तो वो उस पर भी थोड़ा सा इंटरव्यू जो लेते हैं पैनल का जैसा रहेगा सर, उस तरह से इंटरव्यू भी हो जाता है। लेकिन भाई इसमें से कोई एक रहेंगे, बोलेंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं हिंदी मीडियम ही लिखा है या इंग्लिश मीडियम ही लिखा है। हाँ, बात करने का तरीका होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट, हाँ ना, वो पर्सनालिटी बारे में बताई थी ना मैं कि उसमें जो ट्रीटमेंट होता है 1-to-1, उसमें जो दिया जाता है, किसमें कौन से चैप्टर में बताई हूँ पर्सनालिटी का, एक में कि इसमें जो है सबको गोपनीयता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं वो आप सब बात सबको बता दें, तो ये सारी चीजें नहीं रखना चाहिए। डायग्नोसिस वाला है ना, द क्लिनिकल इंटरव्यू इज ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ interviewing between a clinical and clients designed to gather data that is needed for diagnosis and treatment of the client। हाँ, चैप्टर 3 में ही है, पर्सनालिटी जो पढ़ा रही थी ना उसमें मैं इसको डिटेल्स में यहाँ बताई हूँ। प्रोबिंग इज एसेंशियल फॉर डीपर इंसाइट्स, गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जांच करना आवश्यक है। तो ये सारी चीजें इसके लाभ और हानि हो गई। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च में इसका यूज होता है डेटा कलेक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, लाइक वर्ड एसोसिएशन, स्टोरी टेलिंग एंड ड्राइंग हेल्प अनकवर सबकॉन्शियस फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। एप्लीकेशन क्या है, ऑफन यूज्ड अलोंगसाइड फोकस ग्रुप एंड इंटरव्यूज। क्या है, व्यापक और समृद्ध डेटा एकत्र करने के लिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टिव तकनीक को हम लोग टीवी देखते हैं ना, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग, टर्मिनेशन, प्रोजेक्टर पे। ठीक है, आप इसको प्रोजेक्टिव को प्रोजेक्टर समझो, तो प्रोजेक्टर पे हम लोग मूवी देखते हैं। हाँ, ठीक उसी तरह से क्या है, स्टोरी टेलिंग है, एसोसिएशन है, ड्राइंग है, ये तो सारी चीजें क्या है, अवचेतन भावनाओं और दृष्टिकोण को उजागर करने में मदद करते हैं। ये फ्रेम ऐसा सिंपल सा बना हुआ है वाइट जैसा, और देखोगे कि कितने सारे रिजॉर्ट सब में फिर रात में उसमें क्या किया, सुबह तो लगेगा क्या है, कुछ तो ऐसा है बोर्ड टाइप का टंगा हुआ है, कुछ नहीं इसमें, लेकिन उसको आपको इसके प्रोजेक्टर बना के उसको दिखाते हैं, मतलब दृष्टिकोण दिखाते हैं, अपनी भावनाओं को दिखाते हैं। क्लियर है, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्टिव तकनीक आप याद रखो, इसमें क्या है, चित्रांकन है, कहानी है, सब संयोजन है, एवरीथिंग है इसमें। ये कहाँ यूज किया जाता है, फोकस समूहों और साक्षात्कारों के साथ प्रयोग किया जाता है।
अब देखेंगे प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी टेक्निक्स फर्स्ट कब डेवलप किया गया था, 1960 में। किसके लिए? क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी में मैं पढ़ाई थी वो सब, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी जो है 1960 में डेवलप किया गया था। दे आर ए फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी टेक्निक्स आर मेथड्स यूज्ड टू स्टडी द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ये क्या पर्सनैलिटी टेस्ट है, जहाँ पे ये एक मेथड के द्वारा यूज करके हम लोग ह्यूमन माइंड और उसके जो बिहेवियर है उसका स्टडी करते हैं। इसमें क्या है, कोई पर्सन से उसके थॉट्स क्या है, उसके फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, बाय प्रोजेक्टिंग देम ऑनटू एन ऑब्जेक्ट, तो उस सबका अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा प्रोजेक्टिव मनोविज्ञान। क्लियर है? तो हमारा जो सिलेबस है वो देख लेंगे। हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बी पार्ट, टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया है, बधाई हो आप सभी को। अब हम लोग नेक्स्ट डे सी पार्ट लेके आएंगे। तो क्लास का फीडबैक दे दीजिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल मॉर्निंग में मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, इवनिंग में देखती हूँ। क्लियर है मैम? मनीष? ओके। ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया मैम, आपकी जय हो। बस बस इतना भी जय नहीं करना है। एक्सीलेंट क्लास मैम, ऑल क्लियर। थैंक्स मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, मैं यही ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को समझ आए। अगर आप लोगों को समझ आती है तो मेरी जो मेहनत है वो, उसका फल मुझे मिल जाता है कि आप लोगों को मैं समझा पाई। तो ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं सी पार्ट के लिए। कल कौन से टाइम में आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे बताइए? मॉर्निंग में तो मुझे कुछ काम है, नहीं हो पाएगा। इवनिंग में? इवनिंग में ही देखती हूँ, या इसमें जो आएगा टाइम स्लॉट उसमें तो समझ आ जाएगा, है ना? हम्म, मैसेज चला जाएगा एसएमएस से आप लोगों को टाइम। हाँ, अपने हिसाब से इवनिंग में। हाँ, मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा। इवनिंग में ही देखती हूँ आप किस टाइम, 6, 7, 8, 9 किसी भी टाइम ले सकते हैं। आप लोग फ्री रहेंगे ना? जैसा हो तो सी पार्ट स्टार्ट कर लेंगे कल। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। यस मैम, चलिए, बाय। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।